बिहार में चुनाव है, अक्टूबर में होंगे ऐसा माना जा रहा है, लेकिन उससे पहले जो वो चुनावी समीकरण को लेके जो जोड़ तोड़ पूरे बिहार में चल रही है वो पूरे देश का आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। फिलहाल ईद का मौका है, इफ्तार पार्टी का दौर चल रहा है और उसमें अपनी अपनी पार्टियों को लेके लोग अपने अपने पावर को दिखा रहे हैं। कभी नीतीश कुमार सीएम इफ्तार पार्टी करते हैं, कभी आरजेडी के नेता लालू यादव पार्टी बुलाते हैं, हम के नेता पार्टी बुलाते हैं और चिराग पासवान भी उसमें शामिल हैं और सभी दिखा रहे हैं कि मेरे पास मुसलमानों का इतना वोट है। वक्फ बोर्ड की सारी चल रही हैं कि किस तरह से नीतीश कुमार का बायकॉट हो जाना चाहिए, किस तरह से चिराग पासवान का बायकॉट किया जाना चाहिए। इस सारे तालमेल और इस सारे उठापटक के बीच क्या स्थिति होने जा रही है बिहार की, और क्या ये जात पात और इस उठापटक के बीच बिहार आगे बढ़ पाएगा और क्या होगी इस चुनाव में बिहार की स्थिति, इसके लिए आज फिर से हमारे साथ अरुण चौबे सर मौजूद हैं और वो हमें बताएंगे कि बिहार में इफ्तार पार्टी से जो ये जोड़ तोड़ की नीति दिख रही है वो किस मोड़ पे ले जाके वहाँ पहुँचाएगी। बहुत बहुत स्वागत है अरुण जी। क्या लग रहा है ये इफ्तार पार्टी का जो दौर चल रहा है बिहार में और उससे जो पावर दिखा रहे हैं सारी राजनीतिक पार्टियाँ, वो कहाँ ले जाके बिहार को पहुँचाएंगी और वो किस तरह से हमें बिहार में राजनीतिक पार्टी कौन सी आएगी वो कहाँ तक पहुँचाती है और दिख रही है? देखिए, आपने इफ्तार पार्टी की कहा, सभी पार्टीज, तो सभी पार्टीज माइनस बीजेपी जी, जिस तरह से एनडीए घटक दल जेडीयू ने किया इफ्तार पार्टी और कांग्रेस और आरजेडी, प्रमुख रूप से आरजेडी और जेडीयू की इफ्तार पार्टीज की इस समय बिहार चुनाव के पहले चर्चा है। उसको दो तरीके से देख सकते हैं। एक तो शक्ति प्रदर्शन भी देख सकते हैं कि इस वोट का लार्जर चंक मेरे पास में है। आपने देखा अभी 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुआ अभी हाल ही में संपन्न हुआ, तो उसमें आपने देखा कि जिस तरह से इंडिया गठबंधन वर्सेज एनडीए, जिस तरह से मुस्लिम वोटों का बंटवारा हुआ है, तो आपने देखा कि जो एनडीए है उसको सिर्फ 12% वोट मिला, 87% के करीब जो है ये इंडिया ब्लॉक यानी कि आरजेडी और कांग्रेस को मिल गया है। तो एक एक जो लायन शेयर जो है उनके फेवर में जाता है। लेकिन इस समय प्रश्न चिन्ह ये लगा हुआ है कि लोकसभा के बाद बहुत सारी स्थितियां बदल गई हैं। जिस तरह से एनडीए ने बीजेपी की लीडरशिप में महाराष्ट्र जीता, उसके बाद पहले हरियाणा जीता, फिर महाराष्ट्र जीता, उसके बाद दिल्ली में मुस्लिम वोट कहा जाता है कि बहुत डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता था, लेकिन दिल्ली को भी बीजेपी ने जीत लिया। उसके बाद एनडीए मिलके यानी बीजेपी और जेडीयू मिलके और उनके साथ जो जीतन राम मांझी की पार्टी है और छोटे और पार्टीज हैं वो सब मिलके यानी एनडीए जिस तरह से कदम बढ़ा रही है बिहार में, वो इतना आसान नहीं है कि आरजेडी और जो उसके साथ में घटक दल मिलके आगे बढ़ेंगे। क्योंकि आपने देखा था कि लोकसभा में लोग उम्मीद कर रहे थे कि 40 में से जो लायन शेयर जो है इंडिया ब्लॉक ले जाएगा, लेकिन वैसा हुआ नहीं। इस वजह से जो कंसोलिडेटेड वोट बैंक है, कम से कम मुस्लिम वोट बैंक को छिटकने देना नहीं चाहते हैं। लेकिन उसमें एक टेक है, आप देखेंगे कि जेडीयू का तो उनके साथ में जो नीतीश कुमार की पर्सनैलिटी है उसके इर्द गिर्द कुछ परसेंट मुस्लिम वोट बैंक हमेशा रहेगा। लेकिन अभी जो प्रदर्शन हुआ, कल या परसों भी प्रदर्शन हो रहे थे मुस्लिम पार्टीज के, जो 7 मुस्लिम पार्टीज, उसमें जो 7 पार्टीज नहीं, एक तरह से कह दीजिए ऑर्गेनाइजेशन, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन लोगों ने बायकॉट किया। लेकिन उनकी इफ्तार पार्टी में बहुत सारे मुस्लिम लोग आए उससे उसका एक अलग मतलब, वो दबाव की प्रक्रिया है। क्योंकि इस समय आपने देखा होगा कि उसके पहले जो ओवैसी साहब ने भी उनको, नीतीश कुमार को या फिर साउथ के नायडू हैं, इन दोनों लोगों को, चिराग पासवान को भी आड़े हाथों लिया कि साहब जिस तरह से आप वक्फ बिल पे पार्टी के साथ सरकार के साथ जा रहे हैं, आपको जो है इसके ऊपर जो है एक तरह से उन्होंने थ्रेट किया कि साहब इसके ऊपर जो है आपको पछताना पड़ेगा। लेकिन उनकी जो है इफ्तार पार्टी में आपने देखा कि नीतीश कुमार जी की इफ्तार पार्टी में जिस तरह से चिराग पासवान और जीतन राम मांझी थे, उनके साथ में बहुत सारे मुस्लिम जो वहाँ के लोकल लीडर्स और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लोग आए थे, तो ऐसा नहीं कह सकते कि उस बायकॉट का बहुत असर पड़ा। दूसरी बात मैं ये इम्पॉर्टेंट कहना चाहूँगा कि आरजेडी की इफ्तार में, जिसमें कि लालू प्रसाद यादव का एक कहा जा रहा था कि एक
एक बहुत ज़बरदस्त कदम था, उन्होंने पावर शो करने की आरजेडी ने कोशिश की, उसमें आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी का लीडरशिप उसमें शामिल नहीं हुई। तो सबसे पहली बात तो बिहार चुनाव के पहले यही बहुत देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस पार्टी ने ऐसा क्यों किया। वो ये कहा जा सकता है, और आपने एक बात और कही जो उनके कह सकती हैं कि जो उनके जो नौ न्यूली अपॉइंटेड जो है स्टेट चीफ कांग्रेस राजेश कुमार जी, वो भी नहीं गए, और वहां के प्रभारी जो नियुक्त हैं वो भी नहीं गए। तो इसका मतलब सीधा संदेश है कि कांग्रेस पार्टी जो है कुछ कदम जो है अभी डिसाइड करना चाहती, कुछ फूक फूक के कदम उठा रही है कि पूरी तरह से ये इंप्रेशन ना दिखे कि जो आरजेडी कर रही वही हम भी कहेंगे, क्योंकि उनके पास भी एक परंपरागत मुस्लिम वोट बैंक है। अगर 87% है तो उसमें आपको याद होगा कि कुछ समय पहले जब 2010 में सब अलग अलग लड़े थे, जब उसमें आपने देखा होगा कि आरजेडी अलग थी और कांग्रेस पार्टी भी अलग लड़ी थी, तो तकरीबन 22% के आसपास वोट बैंक उस समय जो है कांग्रेस पार्टी को मिला था। तो उस नज़रिए से देखें तो कांग्रेस पार्टी के पास अभी भी है। और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से आपने देखा कि समाजवादी पार्टी के साथ में अगर कांग्रेस पार्टी गई तो उसको भी जो है एक तरह से मुस्लिम वोटों का रुझान जो है कांग्रेस की तरफ से दिख रहा है। लेकिन आपको क्या लगता है कि पप्पू यादव कांग्रेस के बड़े समर्थक हैं और वो अपने आप को प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के बहुत करीबी बता के और बहुत जोर शोर से बिहार में लगे हुए भी हैं, तो आपको लग रहा है क्या कि इस तरह की चीज़ें करके वो तेजस्वी से थोड़ा छिटकाने की कांग्रेस को कोशिश कर रहे हैं? क्या ये भी एक चीज़ नजर आ रही है? ये एक कारण ये हो सकता है। देखिए, कांग्रेस पार्टी उन्होंने ज्वाइन किया था जब उस समय अपनी पार्टी का मर्ज कर दिया था लोकसभा इलेक्शन के पहले, तो उनको उम्मीद थी कि जो पूर्णिया से चुनाव लड़ते हैं, सीमांचल रीजन में मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत जबरदस्त है और पूर्णिया में भी खासी जनसंख्या है मुसलमान वोटर्स की, उसमें वहां से फिर से लालू प्रसाद यादव के विरोध के बावजूद वो निर्दलीय लड़े और कांग्रेस का समर्थन था पीछे से, एक तरह से फ्रेंडली फाइट कांग्रेस की तरफ से जो फ्रेंडली जो सपोर्ट उनको मिला, तो उसमें वो जीते, अच्छे खासे वोट से जीते। तो वहाँ उस एरिया में कांग्रेस प्लस पप्पू यादव का जो वोट बैंक है, मुझे लगता है कि वो भी एक कारगर है, एक तरह से देखा जाए कि आरजेडी के ऊपर प्रेशर टैक्टिक है। प्लस दूसरी बात मुझे जो समझ में आती है कि कांग्रेस पार्टी जो है इस समय कोशिश कर रही, जैसे कि उत्तर प्रदेश में भी उन्होंने कोशिश की कि वो किसी के पिछलग्गू बनना नहीं दिखना चाहते, वो इंडिपेंडेंट तरीके से, क्योंकि 90 के दशक के बाद से उत्तर भारत से जिस तरह से कांग्रेस पार्टी राजनीति के सीन से गायब होती चली गई, आप उत्तर प्रदेश में देखें तो 89 के बाद से वो लोग कभी समाजवादी पार्टी के साथ तो कभी उसके साथ या फिर अकेले, अंततः उन लोगों ने डिसाइड किया कि साहब हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। अकेले चुनाव 2000 उसमें इस बार जो है लोकसभा साथ में वो आए जरूर, लेकिन उन्होंने एक अपना जो है अपनी विचारधारा के साथ समझौता नहीं किया, और बाई इलेक्शन में भी वो समाजवादी पार्टी के लिए उन्होंने डिसाइड किया कि हम नहीं लड़ेंगे, सीट नहीं लेंगे। तो उसका मतलब क्या है, वो कहना चाहते हैं कि हम आपकी बात मान रहे हैं, लेकिन हमारा मौका आएगा तो आपको भी बात माननी पड़ेगी। तो उस तरीके से देखा जाए तो इस समय अगर पार्टिसिपेट नहीं किया उनकी इफ्तार पार्टी में, तो वो इंडिपेंडेंट लाइन टो करने की कोशिश करती हुई कांग्रेस पार्टी दिख रही है, जिसमें हो सकता है कि जो टिकट के समय नेगोशिएशन हो, कि जैसे होता था कि कम से कम सीट जो है आरजेडी की तरफ से दी जाती थी, तो आरजेडी का पूरा क्लेम इसलिए भी नहीं बन पाएगा कि इस तरह का डिसीजन लेने का, क्योंकि लोकसभा के इलेक्शन में डिसाइड हो गया साहब कि जिस तरह से आरजेडी ने सोचा था कि 40 में से ज़्यादातर सीट जो है इंडिया ब्लॉक उनकी लीडरशिप में जीत लेगा, ऐसा हुआ नहीं। वो उनकी जो है जिस तरह से बड़ी निराशा हुई, तो ऐसे उसमें जो है आरजेडी प्लस आपने देखा होगा कि प्रशांत किशोर भी उस राजनीति में, बिहार की राजनीति में आ गए हैं, और उन्होंने कहा कि मैं 40% टिकट जो है मुसलमानों को दूंगा। तो लड़ाई जो है मुसलमान वोट बैंक को अगर देखा जाए तो मुसलमान बैंक वोट को लेकर है जरूर, लेकिन उसमें छिटकाव भी हो सकता है। नीतीश कुमार के साथ तो लोग आएंगे ही, लेकिन अगर ये कांग्रेस पार्टी और आरजेडी की खींचतान होती है तो उसमें भी अगर कांग्रेस अलग जाके लड़ती है तो उसमें भी फिर तो वही फिर बीजेपी प्लस, यानी देखा जाए कि बीजेपी को यानी एनडीए को एक तरह से देखा जाए तो वेटेज ज़्यादा दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे आप ये वेटेज की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप कल आरजेडी में जो तेजस्वी यादव ने जो बयान दिया, इंशाअल्लाह हम आपके साथ हैं और आपके साथ रहेंगे, इंशाअल्लाह, मतलब मैं इसको कोटेड कर रही हूँ। जी हाँ, जी हाँ। और दूसरी बात ये कि सोमवार को क्या आपको लगता है कि ये सोचा समझा था कि जिस समय लालू यादव इफ्तार पार्टी दे रहे हैं उसी दिन चिराग पासवान पार्टी दे रहे हैं, और उसमें इफ्तार पार्टी दी और उसमें बड़े बड़े नेता, मतलब बिहार के हर बड़ा चेहरा, एनडीए का जो गठबंधन की जो मजबूती थी उसको बड़े जोर शोर से दिखाया गया, उसमें सभी पहुंचे। तो देखिए ये म्यूचुअल
एक तरह से देखा जाए एक दूसरे को म्यूचुअली जो है सपोर्ट करने की कोशिश का हिस्सा है। अगर नीतीश कुमार के इफ्तार पार्टी में चिराग पासवान और वो गए, जीतन राम मांझी गए, तो जाहिर सी बात जो चिराग पासवान की जो वो थी तो उसमें जाना ही था। विजय सिन्हा से लेके नीतीश कुमार तो तक बड़े सभी नेताओं मौजूद को थे। जाना ही था। वो इसलिए है कि उस रीजन में भी भाई उनको दिखाना है कि हम जो है एक दूसरे के साथ में और पूरी तरह से साथ में हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए हम लोग ज्वाइंट तरीके से यानी यूनाइटेड तरीके से जो है बिहार का चुनाव लड़ेंगे, कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है। उसके इतर आपने उसके जस्ट ऑपोजिट आप देख रहे हैं ना कि कांग्रेस पार्टी और आरजेडी में उस तरह की एकता नहीं दिखी। अगर उनकी पार्टी में वो नहीं गए तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ चल रहा है। ऐसी स्थिति में आप कह सकती हैं कि डेस्परेशन है उसमें। इंशाअल्लाह कहने का मतलब क्या है कि पूरी तरह से आप हमारी तरफ आइए, आपके हितों का संरक्षण हम ही कर पाएंगे। उसका एक जो उदाहरण आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में हुआ, वहाँ के एक एमएलए ने जो है वो टोपी पहन के जो है नमाज भी पढ़ी, रविदास मेहरोत्रा उस एमएलए का नाम है। तो वो उन्होंने तो ये डेस्परेशन है ना, डेस्परेशन है कि वो जो कंसोलिडेटेड वोट बैंक है वो कहीं छिटके ना हमारे ही तरफ आए। जैसा कि वेस्ट बंगाल की राजनीति में होता है कि 30% जो वोट बैंक है ममता बनर्जी के साथ ही खड़ा रहता है। उसी की वजह से इस बार जो है पिछले लोकसभा इलेक्शन में उनकी सीट बढ़ गई, क्योंकि कंसोलिडेटेड वोट बैंक उन्हीं की तरफ है, बिल्कुल कांग्रेस की तरफ नहीं गया, लेफ्ट की तरफ नहीं गया। वही डेस्परेशन मुझे दिखता है कि आरजेडी के साथ में दिख रहा है कि साहब ये अगर कंसोलिडेट मिल जाएगा तो उसके बाद में हमारा यादव वोट बैंक है, तो यादव वोट बैंक और मुस्लिम वोट बैंक के सहारे जो है हम जो है हमारी नैया जो है एक तरह से पार उतर जाएगी, इस तरह की कोशिश है। लेकिन परेशानी का कारण क्या है? परेशानी का कारण मुझे लगता है कि जो कुंभ का सफलता से संपन्न होना, और वहाँ पर आप देख रहे हैं जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर की पॉपुलैरिटी, अभी आपने देखा होगा कि भागलपुर में कुछ दिन पहले उनकी सभा हुई थी, यानी मिथिलांचल रीजन में आपने देखा, मिथिलांचल जो है वहाँ से तकरीबन 80 के आसपास सीट जो है असेंबली सीट्स हैं, और उसमें मेजॉरिटी जो है एनडीए की ही रहती है। उसको पूरा अपनी तरफ करने के लिए मुझे लगता है अगर वहाँ का एक मुश्त आता है तो बहुत बड़ी विजय होगी। आपने मखाना बोर्ड का अनाउंसमेंट सुना, इंफ्रा के डेवलपमेंट की बातें कही गई, जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाली रोड्स और उनकी सुविधाओं की बात हो रही है, जो प्रोजेक्ट्स को सैंक्शन किया गया है। तो बीजेपी की तरफ से बड़े निर्णय लिए जा रहे हैं जो बिहार की राजनीति को, अभी तो जो रैलीज शुरू नहीं हुई हैं, आप देखेंगे कि जिस तरह से निर्णय लिए जा रहे हैं उसमें प्रो बिहार जो है सेंटर का रुख दिख रहा है, और उसमें जो है और नीतीश भी बराबर, नीतीश की लीडरशिप में चुनाव लड़ने की भी बात कही जा रही है। तो समीकरण जो है एनडीए की तरफ बिल्कुल पॉजिटिव दिख रहे हैं। इस वजह से डेस्परेशन है, और हिंदू वोटों का जो कंसोलिडेट होना वो एक बहुत महत्वपूर्ण मैं हो गया आपको है। बताऊं, मैं पिछले दिनों बिहार में थी और वहाँ पे मैंने देखा कि ट्यूसडे और सैटरडे को एक बड़ी रैली निकलती है, और मुझे लग रहा है कि आरएसएस जिस तरह से मोहन भागवत भी बिहार का दौरा कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि कुछ बड़ी खिचड़ी तो पक रही है। और इस बार आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार जो वो ढुलमुल रवैया अपनाते रहे, कभी एनडीए कभी आरजेडी, इस बार पक्के तौर पे एनडीए में रहेंगे या फिर से कुछ ढुलमुल सा रवैया नहीं? उनके लिए भी मजबूरी है, वो अब इस बार नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उनको इन्हीं सब समीकरणों को देखकर हो सकता है उन्हें लगा कि साहब जिस तरह से जो हिंदू वोट कंसोलिडेट हो गया है वो उनके लिए घातक हो जाएगा। हिंदू वोटों का कंसोलिडेशन का मतलब है कि आपने जो सैटरडे और ट्यूसडे की बात कही है, उसमें उन लोगों ने कोशिश की है कि उसके जरिए चाहे जो सनातन परंपरा है उसको शुरू करके हिंदू वोट बैंक को एक करने की, वो एग्जाम्पल उन लोगों ने महाराष्ट्र में भी दोहराया। महाराष्ट्र में तो लोग आप कह सकते हैं कि जो वहाँ की एमवीए थी, महाविकास अघाड़ी ने जो है अपने कैबिनेट पोर्टफोलियो डिसाइड कर लिए थे घटक दल के कि हम साहब इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे और हम लोग जो है मेजॉरिटी सीट लाएंगे ही। लेकिन क्या हुआ, एक तरफा हुआ। तो वो जो अंडर करंट था उसको उन लोगों ने नहीं समझा। और बिहार की भी राजनीति में आप देखेंगे कि जो अंडर करंट चल रहा है प्रो हिंदुत्व का, आपने देखा होगा जिस तरह से लोग ट्रेन पकड़ने के लिए जो है महाकुंभ में आने के लिए जो है रेलवे प्लेटफॉर्म पे जो है छोटी छोटी जगहों के स्टेशंस पे आपने देखा 2-2 दिन लोग इंतजार कर रहे थे। तो इस तरीके से जो कल्चरल कंसोलिडेशन, कल्चरल रीजन की वजह से जो है कंसोलिडेशन हुआ है। और उसके बाद आप देख रहे हैं रिसेंटली बाबा बागेश्वर धाम जो है उनकी यात्राएं हो रही हैं, वहां पर कथा हो रही है। तो किसी ने उसका डायरेक्ट जो है बेनिफिट जो है आप कह सकते हैं बीजेपी को मिलता है सनातन के नाम पे। तो ये डेस्परेशन का कारण है बिहार की राजनीति में, मुझे जो समझ में आता है। और
और ये रीजन ऐसा नहीं छोटा है, इसको आप पू नहीं कर सकते कि साहब इससे कुछ होने वाला नहीं बिहार में। ऐसी ही बात दिल्ली में भी कही जा रही थी, लेकिन आपने देखा होगा कि आरएसएस ने छोटी छोटी सभाएं करके दिल्ली जैसी छोटे उसमें नेशनल कैपिटल टेरिटरी में 70,000 के करीब उन लोगों ने बोर्ड रूम मीटिंग्स, मतलब जो ये हाउस होल्ड मीटिंग्स कर ली। तो बिहार में आप समझ सकती हैं वहाँ का जो आरएसएस का जो काडर है किस तरह से जो है लोगों के घरों पे खटखटा रहा होगा। नहीं, ये तो मैं समझ गई कि किस तरह से वो खटखटा रहा होगा, लेकिन प्रशांत किशोर आपको क्या लगता है कितना बड़ा खतरा होंगे? कुछ लोग तो रिपोर्ट्स को देखें तो कुछ लोग कहते हैं कि बीजेपी की बी टीम के रूप में वो लड़ रहे हैं, और अगर 40%, मतलब मैं रिपोर्ट्स की बात कर रहा हूँ, आरजेडी भी यही इसी तरह से उनको जो है तेजस्वी भी क्रिटिसाइज करते हैं। तो दिक्कत ये है कि वहाँ पर अगर वो 40% मुस्लिम को वोट टिकट देने की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है उनकी तरफ जो है एक अगर पर सीट में अगर डिसाइडिंग फैक्टर 15,000 या 20,000 वोट का मुस्लिम वोट बैंक डिसाइडिंग होगा, उसमें से 5,000 की सेंधमारी अगर वो कर देते हैं तो जाहिर सी बात जिसकी तरफ से प्रो होने वाला था यानी फेवर करने वाला था तो उसका तो नुकसान हो जाएगा। तो उसका एडवांटेज किसको मिलेगा? एनडीए के नेता को मिलेगा। तो इस तरीके से देखा जाए, अगर आप चुनावी गणित को देखें जो कि अभी बहुत टू अर्ली टू से, लेकिन ये कहा जाए कि हम लोग जिस तरह से राजनीति को देखते हैं, अगर वहाँ कास्ट अर्थमेटिक को देखा जाए तो उसमें इस तरह के फैक्टर प्रभावी हो जाते हैं। आपने दिल्ली चुनाव में देखा कि साहब अगर संदीप दीक्षित लड़ गए तो उनको जितना वोट मिला, अगर उतना वोट प्लस मिल जाता केजरीवाल को तो विनिंग होते। तो इसी तरह से 13-14 जगहों पे हुआ, उनको डेंट हुआ। कांग्रेस पार्टी जहाँ से लड़ गई, तो वही मैं कह रहा हूँ अगर कांग्रेस अलग लड़ती है तो आरजेडी को जबरदस्त नुकसान होगा। उसी तरह से अगर हो सकता है कि जिस तरह से हरियाणा चुनाव में आम आदमी पार्टी अपने कैंडिडेट खड़ी कर दी थी कांग्रेस के खिलाफ छोटे छोटे चंक में ही, लेकिन उससे तकरीबन 10 से 12 सीट का नुकसान कांग्रेस को हुआ। उसी तरह से मैं कह रहा हूँ प्रशांत किशोर अगर उनके जिस तरह से वो दौरा कर रहे हैं, लगातार 2 साल से बिहार के गाँव-गाँव घूम रहे हैं, 5,000 10,000 कहीं मिल जाता है, अगर उनको 10 सीट पर भी डेंट करते हैं तो उसमें डायरेक्ट नुकसान तो देखा जाए तो आरजेडी और कांग्रेस को होगा। तो इस तरह के कई फैक्टर दिख रहे हैं जिसमें कि बिहार की राजनीति जो है बिल्कुल प्रेडिक्टेबल नहीं हो पा रही है, अनप्रेडिक्टेबल है कि साहब किस तरह होगा। तो उसमें एडवांटेज देखा जा रहा है कि साहब जो सबसे मजबूत स्थिति में है केंद्र की जो बीजेपी है उसकी तरफ जो है बहुत सारे उनके पास संसाधन हैं, बहुत सारी योजनाएं वो बिहार में लॉन्च कर रहे हैं और कर सकने की स्थिति में हैं, अनाउंसमेंट के चक्कर में हैं, कर सकते हैं। तो ये एक मतलब एज दिखता है ना। तो ये दिख रहा है कि बिहार का चुनाव आने वाले समय में जैसे जैसे दिन करीब आते जाएंगे वो बहुत रोमांचक होता जाएगा, और हम आपके साथ इस रोमांचक चुनाव के गणित क्या किस करवट बैठ रहे हैं, ऊंट किस करवट बैठ रहा है, कौन सा नेता किधर भाग रहा है और प्रशांत किशोर इसमें क्या रोल अदा करने जा रहे हैं, इस पर लगातार बात करते रहेंगे। आपके क्या सवाल हैं वो हमें ज़रूर बताएं, कमेंट बॉक्स में आएँ, और हमारी डिस्कशन कैसा लग रहा है वो भी हमें ज़रूर बताएं, और देखते रहिए India.com। धन्यवाद।